क्वेश्चन है, तो भूकंप की कौन सी तरंगें अधिक दुर्घटनाग्रस्त होती हैं? तो भूकंप में हम देखते हैं कि भूकंप में जो तरंग आती हैं वो 3 प्रकार की आती हैं, और उन तीनों के नाम ये दे रखे हैं कि पी तरंग, एल तरंग, एस तरंग। अब इनमें से हमें बताना है कि कौन सी अधिक दुर्घटनाग्रस्त है। तो देखते हैं कि पी तरंग यानी भूकंप में जब नीचे से उठता है, भूकंप क्रोड से, पृथ्वी क्रोड से जब भूकंप उठता है तो सबसे पहले उठती है पी तरंग, उसके बाद आती है एस तरंग, और जब पृथ्वी की सतह पर आती हैं तो तब होती हैं वो एल तरंग, और एल तरंगें सबसे लंबी होती हैं और यही पृथ्वी के लिए सबसे नुकसानदेह होती हैं। तो हमारा क्वेश्चन का उत्तर होगा कि सबसे दुर्घटनाग्रस्त जो तरंगें हैं वो हैं एल तरंगें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एटना ज्वालामुखी किस देश में है, यानी एटना ज्वालामुखी किस देश में है? तो एटना ज्वालामुखी जो है हम देखें भूमध्य सागर में है, और भूमध्य सागर में इटली में है, इटली। और इटली में एक और ज्वालामुखी है इटली के निकट, वो स्ट्रम्बोली, स्ट्रम्बोली यानी स्ट्रम्बोली, स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी। और इस स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का एक लाइट यानी लाइट हाउस, या कहें लाइट हाउस मतलब एक जलता हुआ आग का गोला कहा जाता है, इसे लाइट हाउस कहा जाता है। भूमध्य सागर का लाइट हाउस स्ट्रम्बोली, और एटना ज्वालामुखी इटली का है। हम ऑस्ट्रेलिया में कोई ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा है जहाँ कोई ज्वालामुखी नहीं है। भारत में 2 ज्वालामुखी हैं, एक तो नारकोंडम, भारत में 2 ज्वालामुखी हैं, एक नारकोंडम ये सक्रिय ज्वालामुखी है, और एक है दूसरा बैरनदीप। तो भारत में 2 ज्वालामुखी हैं, ऑस्ट्रेलिया में कोई ज्वालामुखी नहीं है, यानी हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर है इटली। अगला क्वेश्चन, तकला माकन पठार किस देश में है? तो तकला माकन पठार की बात करें तो ये चीन में है। तकला माकन पठार चीन में है। भारत में मालवा का पठार है, दक्षिणी पठार है, तो इसका उत्तर है हमारा चीन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की किस नगर योजना में पकी ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है? यानी तो हड़प्पा सभ्यता की जो नगर योजना है उनमें देखें तो मोहनजोदड़ो पहला विकल्प हमारा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से हम याद करें कि विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ, यानी बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ जो ईंटों का बना हुआ है। तो पहला विकल्प यहाँ से गलत हुआ। दूसरा है मोहनजोदड़ो, फिर दूसरे विकल्प में भी मोहनजोदड़ो और कालीबंगा दे रखा है, तो दूसरा विकल्प यहाँ से गलत हो गया। हड़प्पा और रंगपुरा से कोई ईंट प्राप्त नहीं हुई, यानी ये और हड़प्पा से हुई है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से गलत हो गया। और अगला क्वेश्चन है हमारा कालीबंगा और रंगपुरा। तो कालीबंगा और रंगपुरा एक ऐसा विकल्प है, कालीबंगा और रंगपुरा से हमें कोई भी पकी हुई ईंट का साक्ष्य नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 111 के तहत भारतीय राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो नंबर 1 निलंबन शक्ति, आत्यंतिक वीटो पावर, और एक पॉकेट वीटो। तो इसमें देखते हैं कि निलंबन शक्ति और आत्यंतिक वीटो और पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या होता है? पॉकेट वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी भी अधिनियम या किसी भी विधेयक अधिनियम को वो अपने पास रख सकता है, यानी वो उसे वापस नहीं कर सकता है। जबकि अमेरिका में ये ओनली 10 दिन के भीतर वापस करना होता है, कोई भी विधेयक हो
और हमारे यहाँ भारत में ऐसा नहीं है, तो एक पॉकेट वीटो उसके पास है। दूसरी है आत्यांतिक वीटो। आत्यांतिक वीटो, आत्यांतिक वीटो का मतलब कोई भी विधेयक रद्द कर सकता है राष्ट्रपति। और वो कब राष्ट्रपति रद्द कर सकता है? एक तो मंत्रिमंडल जब त्यागपत्र दे दे, मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे तब वो उसे रद्द कर सकता है। वो भी तब यदि अगला मंत्रिमंडल उसे रद्द करने के लिए कहे तब। निलंबन वीटो, निलंबन वीटो क्या है? निलंबन वीटो है कि इसमें राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को एक बार पुनः विचार के लिए वापस कर सकता है। निलंबन वीटो में अगर संसद ने उसे पुनः वापस कर दिया विचार करने के बाद, या दोबारा पारित करने के बाद पुनः भेजा राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति को इस पर साइन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमारे अनुच्छेद 111 में तीनों प्रकार की वीटो का वर्णन है। तो इसका उत्तर हो गया हमारा ये सभी। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के संबंध में विचार करो। मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, ये बात सत्य है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। यहाँ से बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ यहाँ से बृहद स्नानागार ईंटों का बना हुआ प्राप्त हुआ था। और यहाँ से कांसे की बनी नर्तकी भी मिली थी। यानी मोहनजोदड़ो से 1, 2, 3। दूसरा, जहाँ से वक्राकार ईंटें, यानी वक्राकार ईंटें, ये बृहद स्नानागार तो प्राप्त हुआ था लेकिन वक्राकार ईंटें प्राप्त नहीं हुई थी। तो हमारा इसका उत्तर होगा 1, 2, 3, यानी 1, 2, 3 बी सही है हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वक्राकार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई, यानी वक्राकार ईंट कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो वक्राकार ईंट हमें चन्नूदड़ो से प्राप्त हुई थी, चन्नूदड़ो से। रंगपुरा से कोई ईंट प्राप्त नहीं थी। लोथल पंजाब में मोहनजोदड़ो से ईंटें प्राप्त हुई थी लेकिन वक्राकार नहीं। अगला क्वेश्चन है, भोगवी नदी के तट पर लोथल जो पंजाब में है उसकी खोज किसने की थी? तो उसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। उसकी खोज अमलानंद घोष ने की। अगला क्वेश्चन है, भाषा का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? यानी भाषा का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? तो देखें, भाषा का संबंध यानी भारत की पहली अनुसूची भारत के जो राज्य होगा, राज्य और राज्य संघ, यानी संघ राज्य, राज्य और संघ राज्य, राज्य और संघ राज्य, संघ राज्य की चर्चा करती है। तो यानी पहली अनुसूची ऐसे नहीं है, पहली अनुसूची केवल राज्य और संघ राज्य की चर्चा करती है। तो पहला विकल्प हमारा गलत हुआ। अनुसूची 7, अनुसूची 7, अनुसूची 7 क्या करती है? अनुसूची 7 में सूचियां दी गई हैं। अनुसूची 7 में सूचियां दी गई हैं, एक समवर्ती सूची और राज्य सूची और संघ सूची, संघ सूची, ये सूचियां दी गई हैं। तो यानी इसमें राज्य और केंद्र के बीच बंटवारा है, शक्तियां यानी सूचियां बनी हुई हैं। कौन कौन सा सब्जेक्ट किस का है, राज्य का कौन सा सब्जेक्ट और केंद्र का कौन सा सब्जेक्ट है, तो उस पर ये 7वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची तो यानी केवल ये सब्जेक्टों से है, तो ये यहाँ से गलत हुआ। अगला विकल्प है हमारा अनुसूची 8, और अनुसूची 8 में भाषाओं का वर्णन है और इसमें 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। तो हमारा विकल्प यानी ये सही है, 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। और हमारा सब क्वेश्चन कह रहा है भाषाओं का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? तो 8वीं अनुसूची से। 12वीं अनुसूची में जो दे रखा है वो नगर पालिका दे रखी है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है, नगर पालिका 12वीं अनुसूची में हमें नगर पालिका दे रखी है। तो हमारा इसका उत्तर हो गया सही, अनुसूची 8। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत स्थानीय स्वशासन को नीति निर्देशक तत्व
के रूप में मान्यता दी गई है? तो अनुच्छेद 32 पहला विकल्प है हमारा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को देखें तो अनुच्छेद 32 में रिट दायर की जाती है, यानी सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर की जाती है, और वो भी किसके विरुद्ध? वो भी केवल हमें जो अधिकार मिले हैं उन अधिकारों के विरुद्ध, यानी जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तनीय रूप में, यानी मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हम सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर करते हैं, वो भी अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36 से 51 तक देखें, अनुच्छेद 36 से 51 तक देखें तो यहाँ से अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 है, और इसमें नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं, और अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दे रखी है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है। वहीं अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड संयुक्त, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड दे रखा है। उसके बाद अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 में कहता है, अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन है। और वहीं ग्राम पंचायतों के गठन में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व स्थानीय स्वशासन नीति निर्देशक तत्व के रूप में मान्यता दी गई है? तो अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्व के रूप में मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में कम से कम न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है? तो वर्तमान की बात करें, वर्तमान में 31 थी, 2 और बढ़े तो यानी 33 हो गई। वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या की बात करें तो न्यायाधीश 33 हैं। अगर कम से कम बात करें तो कम से कम 7 हो सकते हैं, कम से कम न्यायाधीश 7 हो सकते हैं। और ये है अनुच्छेद 124 फर्स्ट, यानी अनुच्छेद 124 एक में ये कह रखा है, अनुच्छेद 124 कहता है, अनुच्छेद 124 फर्स्ट कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय में कम से कम 7 न्यायाधीश होंगे। अगला विकल्प, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से पी ब्लॉक के तत्व हैं, यानी इनमें से पी ब्लॉक का कौन सा तत्व है? तो सोडियम की बात करें, सोडियम हमारा एस ब्लॉक का तत्व है, सोडियम हमारा एस ब्लॉक का तत्व है, तो ये विकल्प हमारा गलत हुआ। एस ही हमारा पी, यानी एच ई जो है वो डी ब्लॉक का तत्व है, तो आयरन यानी लोहा, ये यहाँ से गलत हुआ। कॉपर भी हमारा डी ब्लॉक का तत्व है, ये भी यहाँ से गलत हुआ। कार्बन हमारा पी ब्लॉक का तत्व है, ये हमारा विकल्प सही है। भारत में संतरा की फसल कौन लेकर आया? भारत में संतरा की फसल कौन लेकर आया? तो भारत में संतरे की फसल की बात करें तो भारत में जो फसल लेकर आए थे वो पुर्तगाली, यानी और पुर्तगाली कौन कौन सी फसलें लेकर के आए थे? तो पुर्तगाली एम कोप्ता, एम कोप्ता यानी मक्का, काजू, ऑरेंज, पपाया, टोमेटो और आलू, आलू, ये फसलें कौन लेकर के आए थे? पुर्तगाली, तो यानी हमारा विकल्प पुर्तगाली सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेज जो लेके आए थे पुर्तगाली में जो टी तंबाकू है, तंबाकू, पुर्तगाली एक तंबाकू और लेकर के आए। अंग्रेज जो लेकर के आए थे वो चाय, अंग्रेज लेकर के आए थे भारत में चाय। अगला क्वेश्चन है, हिंडन नदी भारत के किस राज्य में है? तो हिंडन नदी की बात करें, भारत के उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी है, उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा क्या दर्शाता है? तो हड़प्पा सभ्यता में स्त्री के देखो यहाँ से बारिश का देवता, बारिश के देवता के रूप में पौधा तो निकलता हुआ दिखाई नहीं देगा। रक्षा की देवी, पौधे से कोई संबंध नहीं है। उर्वरता की देवी, यानी जो स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया वो उर्वरता की देवी को शो करता है, तो हमारा विकल्प सी सही है, यानी उर्वरता की देवी।